हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेकबिन ऑनलाइन में। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों की ही डिमांड पे मैं आज जीएसटी के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर जीएसटी नंबर लेने के बाद क्या खर्चे हैं, जीएसटी रिटर्न्स कैसे फाइल करें। लोग डरते हैं जीएसटी नंबर लेने से भी। उसके बाद ट्रेडमार्क के ऊपर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ट्रेडमार्क लेने के बाद हम कितनी कैटेगरी में सेल कर सकते हैं, क्या सारी कैटेगरीज के लिए एक ही ट्रेडमार्क होता है, वगैरह वगैरह। तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे दोस्त संजीव जी मेरे साथ हैं। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। तो आज मैं इनसे क्वेश्चंस करूंगा आपके डिमांड पे जीएसटी और ट्रेडमार्क के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संजीव जी, आप मुझे बताइए कि जीएसटी लेने में एक तो खर्चा कितना आता है, उसके बाद किसी ने जीएसटी ले लिया और उसकी सेल नहीं हुई तो उनको हर महीने रिटर्न भरनी पड़ती है। कौन कौन सी वो रिटर्न है, उनमें कितना खर्चा आता है। इसके बाद अगर किसी की सेल हुई तो उसमें कितना खर्चा आता है। तो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि जीएसटी में अगर किसी की सेल नहीं हुई तो उसमें क्या है, और अगर वो रिटर्न नहीं भरते तो कितनी पेनल्टी लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव डोगरा। सबसे पहला सवाल राहुल जी का कि जीएसटी नंबर लेने में क्या खर्चा आता है। ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि अलग अलग मतलब प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट्स जो भी अपना चार्ज करते हैं, कोई 2500 चार्ज कर रहा है, कोई 4000 चार्ज कर रहा है, कोई 2000, कोई 1000 में भी कर देता है। वो उस पर डिपेंड करता है। बट एक बार जब आपका जीएसटी नंबर आ जाता है उसके बाद आपके दिमाग में डाउट रहता है कि अब कैसे सेल करें, हमारा सेल तो हुआ ही नहीं, हमें रिटर्न कितना भरना और क्या करना है। सबसे पहले अगर आपका फर्स्ट मंथ कोई सेल नहीं होता या परचेज कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं, रिटर्न तो आपको भरना पड़ेगा। नील का डिपार्टमेंट को आपको देना पड़ेगा कि हमारा सेल परचेज नहीं हुआ। एक सेकंड में यहाँ पर रोकूंगा संजीव जी को। तो मेरे दर्शकों ध्यान से सुन लो, अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया और उसके बाद अगर आपकी सेल नहीं होती तब भी आपको हर महीने रिटर्न भरनी है। अगर आप रिटर्न नहीं भरोगे तो आपकी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, पेनल्टी कितनी लगती है आप जरा बताइए। पेनल्टी का रूल ऐसा है डिपार्टमेंट का कि अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, आपकी नील की रिटर्न जा रही है, तो आपका 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जीएसटी 3 भी अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं की तो वो लगता है अप टू 5000 तक। 5000 तक ये कैपिंग होती है। उसके बाद गवर्नमेंट जिससे ज़्यादा आपको पर रिटर्न होता है। पर रिटर्न जैसे आपने सपोज एक मंथ की रिटर्न डिले कर दी और उसका 5000 हो गया, फिर आपने नेक्स्ट मंथ की उसका भी 5000 तक कैपिंग देगी। तो मैं एक बार बीच में रोकूंगा। तो अगर आप लोगों ने जीएसटी नंबर ले लिया और उसकी रिटर्न नहीं भरी तो आपको पर डे की 20 रुपए की पेनल्टी लगेगी। 20 रुपए पर डे लगने शुरू हो जाएंगे एक महीने तक। उसके बाद दूसरे महीने से वो 20 + 20 40 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हो तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। रिटर्न ये दो होती हैं, जीएसटी 1R और जीएसटी 3B, आपको दोनों भरना जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, ये 20 रुपीज़ जो चार्जेस हैं ये आपके नील रिटर्न के केसेस में। अगर आपकी 1% भी, 1 रुपये की भी आपकी लायबिलिटी बनती है तो आपके लेट फी चार्जेस बढ़कर 50 रुपये पर डे हो जाते हैं। देखो मैं इसको समझाता हूं। अगर आपकी सेल बिल्कुल भी नहीं हुई तब ये 20 रुपीज की पेनल्टी है पर डे की। लेकिन अगर आपकी सेल हुई है और तब आप रिटर्न नहीं भरते हो तब ये पेनल्टी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है आपको? तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी 1 की। जीएसटी 1 में हमें अपना सेल्स डाटा इनवॉइस वाइज पंच करना होता है, जिसमें आपने कितने भी सेल्स किया है वो सारा हमें डाटा डिपार्टमेंट को देना होता है। उसका अभी तक जो उसका ड्यू डेट आता है एवरी मंथ 11, मतलब प्रीसीडिंग मंथ का 11 डेट होता है उसका। आपको जो 11 से पहले आपको वो फाइल करना होता है। मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, अगर आपकी कोई भी सेल हुई है, अगर अभी चल रहा है जनवरी की सेल की जितने भी इनवॉइसेस होंगे, जितने भी बिल होंगे, वो आपको फरवरी 11 तारीख से पहले
आपको GST-1R वो सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसकी ड्यू डेट है 11 तारीख। हर महीने 11 तारीख को जितने भी आपके इनवॉइसेस होंगे वो आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद बट डिपार्टमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, मतलब ईज किया है रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। दो ऑप्शन दे दिए, एक मंथली एक क्वार्टरली। उसमें एक रूल कंडीशन रख दिया है कि जिस भी कंपनी का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, मतलब 5 करोड़ तक मंथली टर्नओवर उनका है, तो वो ईयरली टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो वो अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं GST-1। ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। जिस भी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है साल का, खैर जो नए सेलर्स हैं इनका तो इतना होगा नहीं अभी, लेकिन जिनका 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है साल का, वो अपनी रिटर्न क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। यही कहने का मतलब है। ठीक है, रिटर्न, बट उनको अपना जो भी मंथली डाटा होगा वो एक्सेल पे या किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन करके रखना होगा इनवॉइस वाइज, ताकि एट द टाइम जो क्वार्टर एंड हो रहा आपका, जैसे सेकंड क्वार्टर एंड आ रहा, फिर आप इनवॉइसेस आपका कोई मिसप्लेस ना हो जाए, तो 1-to-1 इनवॉइसेस आपके क्वार्टर एंड में रिटर्न फाइल करने के टाइम पे पंच होने चाहिए। ओके, मतलब ये जो क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे ये हमसे पहले पूछा जाएगा ना कि आपको मंथली भरनी है या क्वार्टरली भरनी है। तो हमारे पास एवरी फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में ओके, मतलब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मंथली भरें या क्वार्टरली भरें, तो आप इन दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इस बात को बताएं कि बहुत कंफ्यूज होते हैं कि GST नंबर बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अगर कोई इंसान रेंट पे रह रहा है, किराए के घर पे रह रहा है, तो उसको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किसी का अपना खुद का घर है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, थोड़ा सा इसको आप विस्तार से समझाएं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल के केस में बता देता हूँ। इंडिविजुअल के केस में क्या होता है कि आपका सबसे जो मस्ट डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, वो आपका होना जरूरी है। प्लस आपका रेजिडेंस प्रूफ लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड में नेम आपका सेम होना चाहिए। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं, अगर किसी को GST बनवाना है तो ये नोट कर लेना। अच्छा, ये प्रोप्राइटरशिप का बता रहे हो, इंडिविजुअल का, ये सबके लिए सेम रहेगा, चाहे जो रेंट पे रह रहा है या जिसका खुद का घर है, ये सबके लिए सेम रहेगा? सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, हाँ जी, नोट कर लेना आप लोग। उसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ पोसेशन। जो बिजनेस प्रोमाइसेस हमारा होता है, सपोज हम अपना बिजनेस के लिए एड्रेस मेंशन करना चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस एड्रेस रहेगा ये रहेगा, उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट अलग देने होते हैं। सबसे पहले अगर वो आपकी जगह खुद की है, चाहे वो शॉप है, चाहे आप घर के अपने रेजिडेंट पे लेना चाहते हैं, किसी कमर्शियल जगह पे ले रहे हैं, अगर वो आपकी शॉप खुद की है, खुद के नाम पे है, तो बेस्ट है आपका सिंपल एक इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, उससे आपका बिजनेस प्रूफ वो वैलिड होगा और वो सफिशिएंट होगा। ओके, मतलब अगर जगह खुद की है और उनके पास उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा तो वो सफिशिएंट है। हाँ, नेम सेम होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं, कोई सरनेम में मिस्टेक नहीं। पैन कार्ड से नेम मैच होना चाहिए उस इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी। पैन कार्ड से नेम मैच होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी। ठीक है, हाँ जी, राइट। अगर वो रेंटेड है, आपने वो रेंट पे ले रखा है, तो आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, रेंट एग्रीमेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगेगा जो कि ऑनर के नेम पे होगा। ठीक है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ वो डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ ऑनरशिप का वो हमें लगाना होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट में एक चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए एक पैराग्राफ में कि वी आर यूजिंग दिस प्लेस फॉर द कमर्शियल पर्पस। मतलब बहुत से होते हैं कि रेजिडेंट पर्पस से भी रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, बट उसमें कमर्शियल पर्पस मेंशन होना चाहिए अगर आप वो उसे GST एड्रेस के लिए यूज कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग रेंट पे रहते हो तो आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और उस रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होना चाहिए जो कि आपके ऑनर के नाम का होना चाहिए। और उस रेंट एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप ये जगह कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तब जाके आपका GST नंबर बन जाएगा। अच्छा, नॉर्मली GST नंबर बनने में कितना टाइम लगता है? नॉर्मली अगर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है तो वो 4 to 5 वर्किंग डेज में वो हमें नंबर अप्रूव होके आ जाता है। मतलब 4 से 5 दिन के अंदर आपका GST नंबर, ठीक, नेशनल हॉलीडेज एंड नॉट वीकेंड्स। ओके, 4 to 5 वर्किंग डेज में आपका GST नंबर बनकर आ जाता है। तो देखो, हम लोगों ने अभी, संजीव जी ने आपको GST नंबर के बारे में बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स? हाँ, इसके अलावा होता है, बहुत सी क्वेरीज आती है कि सर हम खुद
रहते हैं लेकिन हमारा बिजली का बिल हमारे फादर के नाम पे है, ओके। हमारी मदर के नाम पे, लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन नंबर अपने नाम पे लेना है। ठीक है। हमारा घर है ये, ठीक। लेकिन डिपार्टमेंट तो वैलिड प्रूफ पे ही बात करता है। ठीक है। तो उस केस में डिपार्टमेंट ने एक ऑप्शन भी दे रखा है कंसेंट लेटर करके। कंसेंट लेटर लाइक आप उसे एनओसी भी कह सकते हैं। ओके। उसका एक फॉर्मेट होता है, उसमें हम ऑनर मतलब अप्रूव कर देता है, ऑथराइज कर देता है उस पार्टनर को या अपने फैमिली मेंबर को या किसी को ओके। कि ये पर्सन इस स्टेट नेम के अगेंस्ट ये एड्रेस यूज कर सकता है जीएसटी पर्पज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए। उसमें हमें उस कंसेंट लेटर में 2 विटनेस चाहिए होती है। ओके। आपका जो भी नियर बाय कोई फ्रेंड हो, और प्लस ऑनर के साइन चाहिए होते हैं जिनके नाम पे बिजली का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। ठीक वो है। आपको अप्रूव ऑथराइज करके दे रहे हैं। उस हम कंसेंट लेटर को फिर 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करवाते हैं। ओके। जो अपने नियरेस्ट जो भी अपना जुरिडिक्शन पड़ता है या फिर कोर्ट वगैरह जो भी पड़ता है, वो अगर जिनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है या नहीं बना है, ये उस केस में है। ओके। ठीक। उस रेंट एग्रीमेंट की जगह पे हम उस कंसेंट लेटर को लगा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं जो इन्होंने आपको अभी बताया कि अगर आप जीएसटी नंबर अपने नाम पे लेना चाहते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके फादर के नेम पे है या मदर के नेम पे है, तो उस केस में आपके फादर को या मदर को या जो भी फैमिली मेंबर है उसको एक कंसेंट लेटर देना होगा। आप उसको एनओसी भी बोल सकते हैं, और वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको नोटराइज करवानी होगी। बस आपका ये लगेगा इन केस ऑफ अगर आप अपने नाम पे जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो। ठीक है, बस और कुछ जीएसटी में? हाँ, जीएसटी में उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप कर लेते हैं उसके बाद आता है कि आप कौन से प्रोडक्ट में सेल करेंगे या आप कौन सी सर्विसेज देंगे। ओके। उसके लिए हमें गुड्स के केस में हमें HSN कोड मेंशन करने होते हैं टॉप 5। ओके। और सर्विस के केस में ऐसे कोड होता है SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ओके। वो हमें मेंशन करता है टॉप 5। ऐसा नहीं है कि हम 5 ही मेंशन करने हैं, मतलब बहुत से होते हैं जिनके 6-7 करने होते हैं, लेकिन हमें टॉप 5 ही करना होता है। 1 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना शो करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम 5 प्रोडक्ट या 5 कैटेगरी हम डालेंगे तो वो ज्यादा सही है आपके हिसाब से। हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप जीएसटी नंबर बनाने जा रहे हो तो कम से कम 5 कैटेगरी तो आप उसमें डाल देना जो आप सेल करना चाहते हो। देखो, इसमें 2 चीज हो गई, एक होता है कि HSN कोड और एक होता है SAC कोड। ध्यान रखना, ई कॉमर्स सेलर के लिए HSN कोड है, SAC नहीं है। ठीक है, SAC सर्विस क्लास के लिए होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी एक सीन हुआ था पीछे ही, ट्रेडमार्क का सीन था। पहले ट्रेडमार्क की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं कि वो क्या था। तो जीएसटी नंबर में अब कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ भी है? अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया है अगस्त में। ओके। पहले नॉर्मली हमारा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करता था डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है। वो दोनों मोड से किया जा सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है, बट जो बेस्ट वे है, बेस्ट मोड है, वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन मोड के लिए आपको मस्ट होना चाहिए जो आपका आधार नंबर जो हम मेंशन करेंगे, ओके, वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ओके। जैसे हम उसे सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP से वेरिफिकेशन होगा और आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके। उसमें हमें एरन विद इन 30 मिनट्स हमें एरन जनरेट होके हमारी एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन हमारा एप्लीकेशन का हो जाता है। ठीक है। इन एनी केस मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है आधार नंबर से मोबाइल नंबर नहीं लिंक होता। ओके। उस केस में हमें ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करना पड़ता है। और ऑफलाइन मोड के केस में क्या होता है कि जीएसटी ऑफिसर आपके उस बिजनेस प्रोमाइसेस पे विजिट करेगा और सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई करेगा, तब जाके वो आपकी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन को सबमिट करेगा। उसके बाद जाके एरा नंबर मिलेगा। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि देखो, जो अभी जीएसटी में नया अपडेट हुआ है वो ये कि आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना जरूरी है। ठीक है, इन केस अगर आपका कहने का मतलब ये है, और इसमें 2 सीन होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन आप कर देते हो तो जो जीएसटी ऑफिसर है वो आपके प्रीमिसेस पे विजिट नहीं करेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन अगर आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करते हो तो जीएसटी ऑफिसर आपके प्रीमिसेस पे, आपके प्लेस पे विजिट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करते हो तो जीएसटी ऑफिसर आपके प्लेस पे विजिट करेगा। एम आई राइट? राइट। ठीक है, और कुछ जीएसटी में? जीएसटी में एक लास्ट स्टेप जो आता है हमारा, ये सब हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है। Okay. हमें सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने के बाद जब अप्रूवल आ जाता है और जीएसटी सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है, नंबर मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप जो होता है, हमें अपनी बैंक डिटेल्स सबमिट करनी होती है। ओके। बैंक डिटेल्स सबमिट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं।
आप उसमें सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है आप कर सकते हो, लेकिन उस सबसे पहला डॉक्यूमेंट उसके लिए होता है कैंसिल चेक विद नेम प्रिंटेड ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ओके। सेकंड, फर्स्ट कॉपी ऑफ द पासबुक, उसमें बट आपका पासबुक की फोटोकॉपी में आपका आईएफएससी कोड जरूर मेंशन होना चाहिए और विजिबल। नहीं, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आप बता रहे हो ये किस चीज के लिए बता रहे हो आप? ये बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करने के लिए। जब बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बैंक डिटेल्स देना अब कंपलसरी है? हाँ, लेकिन वो आपका पहले हम ये सर्टिफिकेट आने से पहले देते थे, लेकिन अब वो हम सर्टिफिकेट आने के बाद सबमिट करते हैं। ओके। और ध्यान रहे दोस्तों, जो आप बैंक डिटेल दोगे उसमें कैंसिल चेक के ऊपर आपका नाम जरूर होना चाहिए। तो जीएसटी के ऊपर काफी सारी बातें हो गई हैं, अब थोड़ी सी बात ट्रेडमार्क पे कर लेते हैं। आप लोगों के मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम ट्रेडमार्क लेने के बाद सारी कैटेगरीज में सेल कर सकते हैं? तो इसका जवाब आपको संजीव जी देंगे। संजीव जी, लोगों के क्वेश्चन होते हैं, पहले आप तो मुझे ये बता दीजिए कि जो ट्रेडमार्क है वो अगर हम किसी एक कैटेगरी के लिए ट्रेडमार्क लेते हैं तो क्या हम उससे हर कैटेगरी में डील कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। वो क्लास होती है 1 to 20 तक क्लास होती है। ओके। और उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन होता है। आप कोई सा भी एक क्लास चूज करेंगे पर रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसी के अगेंस्ट आप अपना ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रेडमार्क होता है एक कैटेगरी के लिए एक ही ट्रेडमार्क होता है, एक ही क्लास होती है। तो उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आप एक ट्रेडमार्क से हर कैटेगरी में डील नहीं कर सकते। अब जो मैंने आपको बताया था, अभी पीछे एक सीन हुआ था कि एक बंदे ने क्लास 35 का ट्रेडमार्क ले लिया। वो क्लास 35 का ट्रेडमार्क सर्विस क्लास के लिए होता है, वो ई कॉमर्स में वैलिड नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, आप क्लास 35 का ट्रेडमार्क नहीं लेना आपको। अच्छा, ट्रेडमार्क के लिए क्या खर्चा आता है, क्या उसमें वो आता है इसमें? ट्रेडमार्क का जो गवर्नमेंट फीस इंक्लूसिव टैक्सेस वही 4500 है। ओके। प्लस अगर आप उसमें मतलब अलग अलग अपने प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं, कोई अबव गवर्नमेंट फीस के 3000 भी चार्ज करता है, कोई 4000 भी चार्ज करता है, कोई 5000 भी चार्ज करता है। ये 4500 से अलग हैं। ये अलग ठीक है, प्रोफेशनल। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका जो चार्ज आएगा, कोई 10,000 भी चार्ज करता है ट्रेडमार्क के लिए, कोई 8,000 भी चार्ज करता है। ठीक है, बट बहुत ही कम है जो 8,000 से कम पे कर देंगे आपका। तो 8 से 10,000 के बीच में ट्रेडमार्क का चार्ज होता है। ट्रेडमार्क नेम यूनिक होता है। जब भी आप ट्रेडमार्क अपना नेम चूज करोगे बहुत ध्यान से चूज करना ताकि रिजेक्शन ना आए। आप पहले चेक कर लेना, quickcompany.in वेबसाइट है, इस पे जाकर भी आप चेक कर सकते हो ट्रेडमार्क नेम। ठीक है, मैं संजीव जी का नंबर आपको मेरी स्क्रीन पे भी शो हो गया होगा। आपको जीएसटी से रिलेटेड, आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, आपको जीएसटी बनवाना हो या ट्रेडमार्क बनवाना हो, आप स्ट्रेट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनका नंबर मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका मेरे इस वीडियो में आने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।